अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आप सब मुझे सुन सकते हैं? अगर आप सब मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। ओके, डेट्स गुड। हमज़ा, यू आर हेयर। हमज़ा, हाउ आर यू? आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आ रही है, हमज़ा? ओके सो जेंटलमैन, सब लड़के ट्यून्ड रहें इसी चैनल पे। हम वेट करेंगे थोड़ा सा। इंशाल्लाह हम 6:15 पे सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस सेशन को पिछले एक वीक से मैं तैयार कर रहा हूँ। और मैंने इसके लिए काफ़ी सारी जो हैं वो स्लाइड्स और इन्फॉर्मेशन गैदर की, सिर्फ इसलिए कि मैं आप सबको गाइड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर ये सेशन अटेंड करेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी ट्रू नॉलेज जो है वो मिलेगी। वो लड़के, वो लड़कियां, वो स्टूडेंट्स, वो डिफेंस फोर्सेस के एस्पिरेंट्स जो पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो काइंडली वो स्टे ट्यून्ड रहें। वो इसी लाइव चैनल के ऊपर रहें। और भी अगर कुछ लड़के हैं आपके साथ, कोई जानने वाले जो कि इंटरेस्टेड हैं, फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनको लाजमी यहाँ पे इनवाइट करें। तो इंशाल्लाह हम 6:15 के ऊपर सेशन को स्टार्ट करेंगे। मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रमज़ान की आमद है और अल्लाह ताला ने देख लें हमें तोहफ़ा दे दिया है। मौसम इतना खूबसूरत हो गया है। यहाँ फैसलाबाद में तो माशाल्लाह अभी बारिश भी हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ है। जी सो जेंटलमैन, आप सब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप सब की कौन कौन सी सिटी है। आप सब काइंडली मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी वैसे गुफ्तगू करेंगे, अभी 5-6 मिनट, इंशाल्लाह 6:15 के ऊपर 6:15 पे प्रॉपर अपना जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। जी मियार सलान, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बॉय? ओके, यू आर फ्रॉम गोजरा। गोजरा बहुत अच्छी सिटी है यार। मेरे कुछ दोस्त हैं कि मेरा बल्कि एक पल्टून मेट है जो मेरी पल्टून से था, पता लो गोजरे से ही है। यस, मोहम्मद अबू बकर शाही। यस, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अबू बकर शाही।
आपको मेरा इंट्रोडक्शन अभी मिल जाएगा। अगर अभी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा तो आपको वो जो तजस्सुस है वो नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे ये सेशन चलता रहेगा वैसे वैसे आपको मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी शहरयार अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाउ आर यू? जी अरसलान, दो तीन कोर्स मेट्स हैं मेरे, प्लेटून मेट्स थे दो तीन। उन्होंने मेरे साथ पीएमए में टाइम स्पेंड। दो तीन लड़के हैं। उसका नाम था अब्दुल्ला, उसका नाम था सफ़ीउल्ला, सद। तीन लड़के थे। जी आज़म हसन। यस। सेशन में यार ये होगा कि एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, आर्मी में सर्विस कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा आईसीएसबी के मुतल्लिक, आईसीएसबी के बारे में बताऊँगा। वैसे बहुत सारे सेशंस भी मैंने किए हैं, अटेंड कंडक्ट किए हैं। फैसलाबाद में दो तीन सेमिनार्स मैं दे चुका हूँ। सॉल्ट एंड पेपर में मेरा एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। दैन एक सेमिनार मैंने अब्दुल सलाम कॉलेज में किया हुआ है। दैन सुपीरियर कॉलेज में किया हुआ है। एक दो लड़के अभी सुपीरियर कॉलेज के मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। सुपीरियर कॉलेज में मेरा सेमिनार था जड़ांवाला में, फिर फैसलाबाद में भी था। तो सेमिनार्स में डिस्कशन हम करते हैं अबाउट आईसीएसबी, अबाउट हाउ टू बिकम एन ऑफिसर, अबाउट के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को। यस उसवा, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? हाँ जी उस्मान, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हो? ओके आज़म, यू आर आल्सो फ्रॉम फैसलाबाद। गुड, गुड। मैं भी फैसलाबाद से हूँ। यहाँ पे मेरी एकेडमी चल रही है पिछले 2.5 3 साल से, और आई एम द ओनली ऑफिसर जो यहाँ पे ट्रेनिंग देता है। बाबर, यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। उसवा, यस मैं फ़ैसलाबाद में ही हूँ। और आज प्लान किया हुआ था कि हम ऑनलाइन सेशन चलाएंगे। तो आज ऑनलाइन सेशन के लिए अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ आपके पास। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ़ैसलाबाद के लोगों को, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सबको अच्छे से गाइड कर सकूँ। ओके ऑल राइट। तो 1 मिनट रह गया। 6:15 अकॉर्डिंग टू माई लैपटॉप होने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा यार आप लोगों को। आधा पौना घंटा हम सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम शराज, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? Gentlemen, this is Shiraz Ahmad Awan, and this boy, he was my student, and he has been recommended for Pakistan Air Force as a GD pilot. As a GD pilot ये लड़का select हुआ है माशाल्लाह। he was a brilliant boy. वालेकुम अस्सलाम शाज़म नवाज़।
हाउ आर यू शाज़म? वालेकुम अस्सलाम तलहा मंजूर। आई होप यू आर फाइन। आई होप आप सब खैर खैरियत से हैं। कि तो आप सबकी अगर इजाज़त हो तो हम स्टार्ट करें अपना ये आज का सेशन। जिस जिस तरह से लड़के जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे तो साथ मिलते जाएंगे, उनको हम साथ लेके चलाते जाएंगे इंशाल्लाह। Shiraz, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। उसवा आईसिस भी अभी तो ज़ाहिर है लॉकडाउन है, सारे इंस्टीट्यूट्स दे आर क्लोज्ड। तो गर्ल दिस इज़ द थिंग कि इंशाल्लाह होपफुली उनके फोर्सेस बंद नहीं हो सकती। 1965 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, 99 की जंग हुई, तो जंग की हालत में भी इंडक्शन होती थी एयरफोर्स की। अभी जो जॉइनिंग्स हैं वो आ गई हैं माशाल्लाह। मेरे 3 स्टूडेंट्स को कॉल आ गई है अभी, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी वो भी कॉल आ जाएगी 5 को। तो आईसिस भी इंशाल्लाह आपकी ना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज यू पीपल नो कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। जबकि आईसिस बी में कम से कम 200 250 जो बच्चा है, स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। 200 250 लड़का होता है एक बैच में। तो इस वजह से आईसिस बी अभी क्लोज्ड है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली सून आईसिस बी वापस स्टार्ट हो जाएगी। नुमान वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बॉय? मियार सलान, टाइम कम है यार, बिल्कुल ठीक है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। शाजिम नवाज़, यस बिल्कुल बॉय। एएमसी में आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए एंड लॉन्ग कोर्स, पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सो काफ़ी सारे लड़के कह रहे हैं कि हम स्टार्ट कर दें, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सो जेंटलमैन, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जिस जिस तरह से लड़के ज्वाइन होते जाएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथ साथ मिलते जाएं। कोई चीज़ स्किप भी हो गई है तो कोई मसला नहीं है। ये कोई मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला कुछ भी, जस्ट एक नॉर्मल सा सेशन है, इंट्रोडक्शन होगा चीज़ों का, आपको चीज़ों के बारे में गाइड किया जाएगा। और जो लड़के भी कनेक्टेड हैं, जॉइंड हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली पूरा सेशन अटेंड करें। एंड उनके साथ साथ जो और भी बॉयज़ हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं या मे बी फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप कॉल करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो जेंटलमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एवर लाइव सेशन ऑन फेसबुक। ओके जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग के वाई ज्वाइन आर्मी। अच्छा, पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर मैं कहता हूं कि वाई ज्वाइन आर्मी, कि आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, जहां पे भी मैं लफ्ज़ आर्मी ज्वाइन करूंगा तो इससे मुराद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों होगा, ठीक है। इससे मुराद आर्मी भी होगा, एयरफोर्स भी होगा, नेवी भी होगा। क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, तो मेरी ज़ुबान पे आर्मी का ही जो वर्ड है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि आर्मी से मुराद तीनों फोर्सेज हैं। अगर मैं आर्मी का वर्ड इस्तेमाल करूं तो तीनों फोर्सेज के लिए इस्तेमाल होगा, आर्मी के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी, नेवी के लिए भी। ओके सो जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग वाई ज्वाइन आर्मी। आर्मी को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अब बड़ी एक कॉमन सी कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर कि एक लड़का लाइक है तो वो डॉक्टर बनेगा, एक लड़का नालायक है वो इंजीनियर बनेगा। हमारे वालदेन हमारे दिमागों के अंदर बस दो ही प्रोफेशंस जो हैं वो डाल देते हैं, टू बिकम अ डॉक्टर और टू बिकम एन इंजीनियर। तीसरा कोई प्रोफेशन हमारे जो है वो दिमाग में नहीं होता। अब मे भी आपको लग रहा हो कि सर वही बात करेंगे कि यार इस मुल्क की सर्विस करो, दिफा करो, इस वजह से आपको ज्वाइन करनी चाहिए आर्मी। आपको ज्वाइन करनी चाहिए आर्मी इस वजह से कि यार मुल्क को आपकी ज़रूरत है, इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। ऐसा बिल्कुल भी एक भी बात ऐसी मैं नहीं कहने वाला। कि आई नो
कि इस दुनिया में रहते हुए आपको इस तरह का प्रोफेशन चाहिए जो आपको दुनियावी तौर पे भी फ़ायदा दे और आखिरी आखिरत के लिए भी आपको फ़ायदा दे। तो हम वो बातें करेंगे जो रियलिस्टिक हैं। तो जेंटलमैन, वाई ज्वाइन आर्मी, कि आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको। आई विल बी गिविंग यू थ्री रीजन्स टू बिकम एन ऑफिसर, थ्री रीजन्स टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। वो तीन रीजन्स क्या हैं कि आप अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन करें। जेंटलमैन, सबसे पहली रीजन क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। जेंटलमैन, लेट मी टेल यू समथिंग, बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप से क्या मुराद है। लीडरशिप किसको कहते हैं। जेंटलमैन, लीडरशिप कहते हैं कि एक 20 साल का, एक 18 साल का, एक 19 साल का यंग लेफ्टिनेंट जिसकी मुट्ठी के अंदर 200-250 सोल्जर की जान है, और वो 200-250 सोल्जर एक यंग 19 साल के लेफ्टिनेंट की एक कमांड के ऊपर अपनी जान भी दे सकता है। इसको कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप आपके पास बहुत पैसा है, आप किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी बंदे को 10 करोड़ रुपया भी दें और उसको कहें कि जाओ जाके मेरे लिए गोली खाओ और फौत हो जाओ, इस दुनिया को छोड़ दो, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि 10 करोड़ पे आप मुझे दे देंगे लेकिन वो 10 करोड़ मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन जेंटलमैन, फोर्सेस के अंदर कैसा निज़ाम है कि एक यंग लेफ्टिनेंट, 19 साल का लेफ्टिनेंट एक 48 साल के सोल्जर को कमांड दे रहा है, वो सोल्जर उसकी कमांड मानता है, फ्रंट लाइन पे जाता है, उसके लिए जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। और ये लीडरशिप जेंटलमैन आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में मिलेगी। तो ये पहली रीज़न है जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान की फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए, कि ऐसी लीडरशिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। देन जेंटलमैन, अगर मैं सेकंड सेकंड रीज़न की तरफ चलूँ, दूसरी रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपको फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। जेंटलमैन, डेट इज़, ये दुनियावी बातें हैं, गुड सैलरी, पर्क्स, रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशन। सबसे पहली बात तो जेंटलमैन ये है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि हर साल, अगर यूईटी के इंजीनियर्स की भी बात करूं, फॉर एग्जांपल 10,000 इंजीनियर पास आउट होता है यूईटी से, क्योंकि यूईटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं। यूईटी का कैंपस टेस्ला में भी है, देन पेशावर में भी है, देन लाहौर में तो सबसे बड़ा उनका मेन कैंपस है। तो जेंटलमैन, 10,000 इंजीनियर पास आउट तो होता है, निकलता है, लेकिन 10,000 वैकेंसी नहीं होती, 10,000 जॉब नहीं होती। तो वो 10,000 में से तकरीबन 2-3 हज़ार जो इंजीनियर है वो बेचारा अनएम्प्लॉयड रहता है, उस बेचारे को नौकरी नहीं मिलती। और पाकिस्तान के बारे में आपको मालूम होगा कि बेरोज़गारी का जो रेट है, जो रेशो है, वो किस तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये आपको बेहतरीन सैलरी देती हैं, बेहतरीन सैलरी, आपको पर्क्स मिलती हैं, आपका मेडिकल फ्री होता है, आपको घर मिल जाता है। जेंटलमैन, अगर मुझसे पूछें आप कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसकी वजह से मैंने फौज को ज्वाइन किया था, जेंटलमैन, डेट वाज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। एक नॉर्मल से बंदे ने एक ऑफिसर से पूछा कि कितना कमा लेते हो यार, मेरी तनख्वाह तो 5 लाख रुपए है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। 60,000, 70,000, 80,000। तो उसने कहा यार कि तनख्वाह मेरी तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बता देता हूँ मैं कमाता कितना हूँ। हाँ, मैं इतना कमाता हूँ कि एक दिन में मुझे 200 या 300 सलूट बचता है, मैं 200 या 300 सलूट अर्न करता हूँ एक दिन में। अगर तुम 200-300 बंदा हायर भी कर लो, उनको पैसे भी देने लग जाओ, तो शायद तुम डेली का 200-300 सलूट अर्न नहीं कर पाओगे। तो जेंटलमैन, एक ऑफिसर, रिस्पेक्ट उसके लिए सबसे बेहतरीन एक चीज़ है जो उसको मिलती है। देन जेंटलमैन, यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशन है। यूनिफॉर्म की तो क्या ही बात है, क्या ग्रेस है। एक बंदा कोई 30-40 हज़ार का सूट भी पहन के आ जाए, और एक ऑफिसर अभी पीटी करने के बाद आपके सामने आ जाए, तो जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू कि वो ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में होगा वो ज़्यादा ग्रेसफुल दिखेगा, बिकॉज दिस इज़ द चार्म, दिस इज़ द ग्लैमर ऑफ द यूनिफॉर्म। तो जेंटलमैन, दिस वाज द सेकंड रीज़न, इस वजह से आपको फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। Then gentlemen, the third reason,
थर्ड रीज़न, ये मेरी फेवरेट है, ये थर्ड रीज़न, दिस इज़ माई फेवरेट रीज़न। फोर्सेस टीच यू लाइफ। वाकई में जेंटलमैन, जब आप फौज में आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है। ऐसा पता नहीं क्यों है कि हम सब जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं ना, तो हम सबको लगता है कि हम लोगों ने ना हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है। हम सबको लगता है कि हम लोग हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाले हैं। अगर आज मैंने सोचा है कि मैंने सुबह अपने दोस्त को मैसेज करना है, मैं सुबह उठता हूँ और सुबह मैं ज़रा बिजी हो जाता हूँ, मैं अपने दोस्त को मैसेज नहीं लिख पाता, तो रात को सोते हुए मैं कहूँगा यार खैर है, कल कर लूँगा। आज अगर मैंने सोचा है ना कि मैंने ये काम करना है सिविलियन लाइफ में, तो अगर वो मैं नहीं भी कर पाता ना, तो मुझे दुख नहीं होगा, मैं कहूँगा चलो कल कर लूँगा। हम चीज़ों को पोस्टपोन्ड करते रहते हैं, पोस्टपोन्ड करते रहते हैं, हम कहते हैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। लेकिन जेंटलमैन, फोर्सेस में ऐसा नहीं है, फोर्सेस में ऐसा नहीं है। फोर्सेस में जब आप एक रात सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो उस सुबह जब आप उठते हैं, तो आप खुद को एक बात बताते हैं कि जेंटलमैन, दिस इज़ आ बोनस डे। आज अगर मैं उठ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे ये सुबह नसीब की है, तो ये डे मेरे लिए बोनस डे है, और मुझे इससे काम भी इस तरह का लेना चाहिए जिस तरह से हम बोनस डे से काम लेते हैं। आज अगर मैंने सोचा है कि मैंने अपनी वालदा को कॉल करनी है, तो मैं आज कॉल करूंगा, सबसे पहले ये काम करूंगा। मेरा वो दोस्त जो कराची रहता है वो मुझसे नाराज़ है, तो आज मैं उससे लाजमी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि कल में भी मेरे पास ये बोनस डे ना हो। तो जेंटलमैन, फोर्सेस आपको लाइफ सिखाती हैं, ज़िंदगी जीना सिखाती हैं, डिसिप्लिन सिखाती हैं आपको लाइफ में। और ये वाहिद प्रोफेशन है जिससे आप पैसा तो कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, यूनिफॉर्म कमा सकते हैं, ये दुनियावी सारी चीज़ें कमा सकते हैं। लेकिन जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि दुनिया भी कमा लोगे और आखरत भी कमा लोगे। जेंटलमैन, दिस वाज द थर्ड रीज़न। ये तीन रीजंस, ये वो तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहिए। आगे मूव करते हैं। अब हमारा दिल बन गया थोड़ा सा, मैंने आपको ये बातें बताई, आप लोगों का थोड़ा सा दिल किया होगा कि यार वाकई बंदा ठीक कह रहा है, हमें फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं फोर्सेस को ज्वाइन करूं। लाखों लड़का हर साल आर्मी एयरफोर्स में अप्लाई करता है। जेंटलमैन, ये सिलेक्शन सिलेक्शन सिस्टम क्या है, सिलेक्शन सिस्टम क्या है, क्या क्या मराहल हैं, क्या क्या टेस्ट के प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा, और फिर आप एक ऑफिसर बनते हैं। तो जेंटलमैन, सिलेक्शन सिस्टम की बात करने लगा हूँ अब थोड़ी सी। सिलेक्शन सिस्टम की अगर बात करूँ, तो सबसे पहले आपका होता है इनिशियल टेस्ट, देन आपका होता है इंटरव्यू, देन जेंटलमैन आपकी देन आईएसएसबी होती है। इसके बीच में आपका मेडिकल होता है, उसको मैंने स्किप किया है क्योंकि मेडिकल में आपने कुछ नहीं करना होता, डॉक्टर ने जस्ट आना है और आपका चेकअप करना है। देन एयरफोर्स में जेंटलमैन फिजिकल नहीं होता, नेवी में होता है और सिर्फ आर्मी में होता है, तो इस वजह से फिजिकल को भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब अगर मैं बात करूं इनिशियल टेस्ट की, इनिशियल टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जेंटलमैन, ये जो इनिशियल टेस्ट है ना, लोगों को लगता है कि हम इसको बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक पीस ऑफ केक होगा, हम इसको बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि ये इतनी आसानी से पास नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके इनिशियल टेस्ट की परसेंटेज, आपके इनिशियल टेस्ट का स्कोर थ्रू आउट आपकी आईएसएसबी तक जाता है, और जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसमें भी आपकी इनिशियल टेस्ट की परसेंटेज बहुत मैटर करती है। तो इसमें सिर्फ पास होने से काम नहीं बनेगा, इसमें अच्छा स्कोर आपको लेना पड़ेगा, अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी पड़ेगी। अब जेंटलमैन, इसमें मेजोरिटी फेलियर्स क्यों होती हैं? क्योंकि सबको ये लगता है कि ये में भी हमारी एफएससी जैसा ही टेस्ट है, जैसे एफएससी के पेपर होते हैं, मैट्रिक का पेपर होता है, उसी तरह से ये भी हमारा एक टेस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी आपकी किताब में से नहीं आता। अब अगर मैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स की बात करूं या एयरफोर्स की या नेवी की, तो जेंटलमैन वर्बल टेस्ट होता है। वर्बल से क्या मुराद है? वर्बल से मुराद है कि अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार मुझे वर्बली बताना ज़रा, इसका मतलब क्या है? तो वर्बली का मतलब होता है कि ज़ुबान से एक्सप्लेन करना। तो ऐसे सवाल जिनको ज़ुबान से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो आपसे पूछे जाते हैं, वो वर्बल का पार्ट बनते हैं। मसलन नंबर सीरीज के सवाल, जैसे कि 3, 6,
9, इसके बाद क्या आएगा 12। अब मैंने ये सवाल आपको बताया, जुबान से बताया, आपको समझ लग गई, तो ये वर्बल का पार्ट है। वर्बल में नंबर सीरीज आती है। इस तरह से वर्बल में काफ़ी सारे एमसीक्यूज होते हैं। देन जेंटलमैन नॉन वर्बल आता है। नॉन वर्बल में जेंटलमैन क्या होता है? नॉन वर्बल मतलब कि जो जुबान से एक्सप्लेन नहीं हो सकते वो सवाल ऐड होते हैं। अब नॉन वर्बल में किस तरह के सवाल होंगे? मसलन मैं आपको बताता हूं कि आपको एक टेस्ट, इसमें टेस्ट में ना एक सवाल आएगा कि एक एरो है, वो लेफ्ट साइड पे है, फिर एरो ना थोड़ा सा तिरछा हो गया, फिर एरो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया, फिर एरो ना राइट साइड पे हो गया, तो आगे क्या होगा? आप कहोगे यार मुझे तो समझ ही नहीं आई। अब आपको समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि ये डायग्रामेटिक सवाल है, नॉन वर्बल का है, जुबान से एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो दूसरा पोर्शन है नॉन वर्बल का, उसमें इस तरह के सवाल होते हैं जो कि डायग्रामेटिक होते हैं, जिसमें डायग्राम्स बनी होती हैं, फिगर्स बनी होती हैं, पैटर्न्स होते हैं। देन जेंटलमैन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एकेडमिक। अब एकेडमिक में क्या होता है जेंटलमैन? एकेडमिक में जनरल नॉलेज होती है, इस्लामिक स्टडी होती है, पाकिस्तान स्टडी होती है, बेसिक्स इंग्लिश होती है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स होता है। बट जेंटलमैन द मेजर कॉज ऑफ फेलियर इज कि लड़के किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखें ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप जनरल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज तो जनाब बहुत ज़्यादा है। जनरल नॉलेज कितनी पढ़ सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट है। इस्लामिक स्टडी कितनी पढ़ लेंगे? बहुत वास्ट है इस्लामिक स्टडी। आप पाकिस्तान स्टडी कितनी पढ़ लेंगे? 1947 से लेकर अभी तक कितना पढ़ लेंगे यार? इतना नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ सकता, आप नहीं पढ़ सकते, कोई बंदा नहीं पढ़ सकता। तो जेंटलमैन सबसे बड़ी रीज़न ये है इसमें फेलियर की कि एकेडमिक में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। एकेडमिक में आसान सा जो हल मैंने निकाला हुआ है, वो मेरे नोट्स हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। मैंने 2 किताबें लिखी हुई हैं, एक इनिशियल टेस्ट की मैंने किताब लिखी हुई है और एक आईसीएसबी की किताब लिखी हुई है। जेंटलमैन जस्ट जस्ट 48 पेजेस हैं, 48 पेजेस। क्योंकि एक बंदा जिसने फोर्सेस में सर्विस की है और जो इस सिलेक्शन सिस्टम से बखूबी वाकिफ़ है, उस बंदे को पता है कि एकेडमिक में सवाल कहाँ से आते हैं, किस किस्म के आते हैं। तो जेंटलमैन मैंने सिर्फ वही सवाल डाले हैं एकेडमिक के नोट्स के अंदर जो सवाल फोर्सेस में पूछे जाते हैं, और सिर्फ 48 पेजेस हैं याद करने वाले, ओनली 48 पेजेस। अब जेंटलमैन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। जेंटलमैन अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो बड़ी ना मज़ेदार सी चीज़ है ये इंटरव्यू। क्या होता है? एक साइकोलॉजिस्ट होता है, माहिर नफ्सियात, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको उठता बैठता चलता हुआ देखकर पहचान जाता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आप अगर अपने हाथ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, आप टांगे हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, आप आंखें ब्लिंक कर रहे हैं, और आप बोल किस तरह से रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें देखता है। तो पहला ऑफिसर जो इंटरव्यू में होता है वो होता है साइकोलॉजिस्ट। देन जेंटलमैन जो दूसरा ऑफिसर होता है आपके इंटरव्यू में वो होता है कमांडिंग ऑफिसर, सीओ। फॉर एग्जांपल आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर AS&RC फैसलाबाद जो है, यहाँ का एक कमांडिंग ऑफिसर है। इसी तरह से जेंटलमैन एक कमांडिंग ऑफिसर है AS&RC मुल्तान का, एक कमांडिंग ऑफिसर है कराची का, इसी तरह से डिफरेंट कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। तो जेंटलमैन ये जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं ये भी इंटरव्यू लेते हैं आपका, ये भी आपकी इवेल्युएशन करते हैं। देन जेंटलमैन शफाफियत रखने के लिए, मेरिट रखने के लिए, एक जो ऑफिसर है वो बाहर से आता है, वो किसी दूसरे शहर से आता है, वो होता है विजिटिंग ऑफिसर, और यूजली वो एक सीनियर ऑफिसर होता है, सीनियर ऑफिसर। अब जेंटलमैन ये तीनों ऑफिसर्स मिलके आपको जज करते हैं, देखते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपको फोर्सेस में इंडक्ट किया जाए या नहीं। अब लोग ना बड़ी मज़ेदार मज़ेदार बातें करते हैं, मुझे भी बड़ी मज़ेदार बातें पता चलती हैं, सुनने को मिलती हैं। लड़के मुझे कहते हैं सर क्या देखते हैं ये फौज वाले क्या देखते हैं सर? सर मुझे लगता है मेरे ना नंबर कम आए हैं इसमें इंटरव्यू में। सर मैं एंटर हुआ ही उसने मुझे बाहर निकाल दिया। सर गलत था, कुछ ना गलत था इसमें। अब कोई लड़का कहता है सर परसेंटेज ज़्यादा थी इस लड़के की, इसकी 90% मार्क्स हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया, मेरे 60% मार्क्स हैं, मुझे फेल कर दिए।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार। पता नहीं किसने आपको कहा कि 90% वाला लड़का हमें चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% वाले बॉयज़ रेकमेंड अगर होने लग जाएं तो फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट तो सारे खाली होंगे, सारे फौज में होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके 60% मार्क्स हैं, माशाल्लाह आज वो ऑफिसर्स हैं। जेंटलमैन, क्या देखा जाता है? देखा जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, OLQs। OLQs को हम फौजी ज़ुबान में कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ का सेट है। और जेंटलमैन, ये क्वालिटीज़ ही हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में जेंटलमैन समझाने की कोशिश करूं, आप एम कैट देने जाते हैं, आपको पहले बताया जाता है ये सिलेबस है। यस, आपको बिल्कुल बताया जाता है। अब देखें, जब आपको बताया जाता है ना कि ये सिलेबस है, ये सारा कुछ आपने प्रिपेयर करना है, ये सारा कुछ प्रिपेयर करके आएंगे तो इसी में से टेस्ट होगा सारा आपका एम कैट का। तो जेंटलमैन, आपको पता चल जाता है कि मेरे में क्या देखना चाह रहे हैं एम कैट वाले। मेरे में देखना चाह रहे हैं कि एकेडमिक मैं कितना अच्छा पढ़ सका हूं, मैं बायो कितनी अच्छी जानता हूं, केमिस्ट्री कितनी अच्छी जानता हूं। सबसे बड़ी रीजन ये है फेलियर की इंटरव्यू में कि लड़कों को पता ही नहीं है कि व्हाट द ऑफिसर इज लुकिंग फॉर, कि ऑफिसर क्या देखना चाह रहा है। जेंटलमैन, ऑफिसर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देख रहा है, 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का सेट देख रहा है। अगर आप में वो 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, एल्स आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। Then, gentlemen, the most important thing in the whole selection system, in the whole selection का procedure, that is, gentlemen, ISSB। ISSB, जेंटलमैन, आईएसएसबी में क्या होता है? देखें, जो आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है ना, उसमें हम 14 की 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं देखते। टोटल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 14 है, 14 है। टोटल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है 14। अब इनिशियल इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यू हमने लिया, जो पहले मैंने आपको डिस्कस आपके साथ किया डिस्कस, उस इंटरव्यू में हम कुछ जो खास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो देख लेते हैं। मसलन 14 में से ना 4-5 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम देख लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये कुछ जो 4-5 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, ये लड़के के अंदर हैं। हमें पता चल गया इनिशियल इंटरव्यू के अंदर कि ये 4-5 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लड़के के अंदर हैं। तो फिर हम उसको सिलेक्ट करके भेजते हैं आईएसएसबी में, ताकि जो ऊपर वाली जो बचाया बकाया जो बच गई हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 10, वो भी आप में कंफर्म की जा सके। तो आईएसएसबी में टोटल 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हैं वो आप में देखी जाती हैं। होता क्या है आईएसएसबी में? जेंटलमैन, 3 सिलेक्टर्स होते हैं, 3 मेन सिलेक्टर्स होते हैं, 3 मेन ऑफिसर्स होते हैं। अब पहली बात याद रखिएगा, इनका नाम है सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स, नॉट रिजेक्टर्स। इन बेचारों के ऊपर बहुत सारी जो है वो तोहमतें लगी हुई हैं कि जीटीओ के ऊपर बड़ी मीम्स भी मैं देखता हूँ कि जीटीओ तो बहुत चवल होता है, ये तो ऐसे देख रहा होता है जिस तरह से ईगल है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो गलत मलत सवाल पूछता है। डेप्टी प्रेसिडेंट तो ये बुढ़ा होता है, ये तो खड़ूस होता है, ये होता है, वो होता है। जेंटलमैन, इन सब की ड्यूटी है ये, इन सब की ड्यूटी है आपसे इस तरह के सवाल पूछना, इन सब की ड्यूटी है। अब होता क्या है, जीटीओ एक ऑफिसर है, साइकोलॉजिस्ट दूसरा ऑफिसर है, डेप्टी प्रेसिडेंट तीसरा ऑफिसर है। ये तीनों ऑफिसर्स मिल के क्या देख रहे हैं आप में? 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का सेट, 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कंप्लीटली देख रहे हैं। ये तीनों सेलेक्टर्स देख रहे हैं आप, 14 की 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब जब आपको पता ही नहीं कि वो 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कौन सी हैं, वो 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं उनका क्या मतलब है, वो 14 OLQs किस तरह से मैं दिखा सकता हूँ, तो किस तरह से रेकमेंड हो सकते हो? किस तरह से रेकमेंड नहीं हो सकते। लड़के अपना लगेज उठाते हैं, कॉल आ गई आईएसएसबी की, आईएसएसबी देने चले जाते हैं। जेंटलमैन, इस तरह से तो जाहिर है रेकमेंड नहीं हो सकेगा वो लड़का। अब देखें, एक लड़का अभी अंदर एंटर होता है मेरे रूम के अंदर, अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ, लड़का अंदर एंटर होता है। लड़का मुझे कहता है, सर वो ज़रा मोबाइल दिखाइएगा जो आपने मुझे कहा था कि आपने सेल करना है। यार मैं उसको वो मोबाइल दिखाऊंगा, वो उसमें सारी क्वालिटीज़ चेक करेगा, फिर ही वो मोबाइल लेगा ना मुझसे। वैसे तो वो मोबाइल मुझसे नहीं लेगा। वो देखेगा यार ये मोबाइल सारा ठीक वर्क कर रहा है, जो जो चीज़ें मुझे डिज़ायर्ड हैं, कैमरा, इसका माइक ठीक है, इसकी स्क्रीन ठीक है, टच तो ख़राब नहीं है।
वो सारा कुछ वो देखेगा, देन जेंटलमैन उसके बाद वो लड़का मुझसे फ़ोन खरीदेगा। तो ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ही वो देख रहे हैं सिलेक्टर्स। अगर ये आप में नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, अगर आप में ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं तो फिर आप सिलेक्ट होंगे। और जेंटलमैन लेट मी टेल यू समथिंग, ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, इनके ऊपर पीएचडी हो सकती है। ये इतनी वास्ट हैं, ये इतनी जो है वो डीप हैं कि इनके ऊपर पीएचडी भी हो सकती है। क्योंकि ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, इनके ऊपर बहुत सारे ऑफिसर्स ने रिसर्च की है। इंडियन ऑफिसर्स ने की है, नेपालियन ऑफिसर्स ने की है, बांग्लादेशी ऑफिसर्स ने भी रिसर्च की है, पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है। मैं भी इसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है मैंने इसके मुतालिक सीखी, जो कि मुझे फ़ौज में रहते हुए भी नहीं पता थी, वो भी मैं चीज़ें इसके बारे में न्यू चीज़ें जान सका। तो जेंटलमैन, ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जब तक आपको नहीं पता कि कौन सी हैं, तब तक आप ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जब जानते ही नहीं है, तब तक आप जब उनको दिखा ही नहीं सकेंगे। देखें, जब आप दिखा ही नहीं सकेंगे आईसीएसबी के अंदर कि मुझे में ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वो देख कैसे कर सकेगा सेलेक्टर? कैसे देख सकेगा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जब आप दिखा ही नहीं रहे? और जेंटलमैन, जब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं दिखा रहे तो फिर सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं? सेलेक्ट आप नहीं हो सकते। तो जेंटलमैन, दिस वॉज योर सिलेक्शन सिस्टम। अब मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ जो है ये बहुत, यस, हशाम, हशाम सर्वर, हेलो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यस, हेलो फ्रॉम पाकिस्तान, हशाम हाउ आर यू? हशाम माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट था, और हशाम आई गेस 142 पीएम लॉन्ग कोर्स में मेरे पास था। दिस बॉय, ही वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉय, ही वॉज फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज मरी, आई गेस एमसीएम से थे आप। हशाम, कैसा मौसम है ऑस्ट्रेलिया में? कैसी लाइफ चल रही है वहाँ पे? जेंटलमैन, आपका ये सारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, ये मैं एंड पे लूँगा। पहले मैं इसको सेशन को वाइंड अप करूँगा। जैसे ही ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर्स भी सारे जो क्वेश्चंस का जवाब दूंगा सेशन में, मैं फिर आपके साथ आ जाऊँगा। यस, हाय हशाम, हाय, हाउ आर यू बॉय? हेलो फ्रॉम पाकिस्तान। ओके जेंटलमैन, सो व्हाई डू पीपल फेल? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ अब आपको, कि लड़के फेल क्यों होते हैं। व्हाई डू पीपल फेल? लड़के, लड़कियां, कैंडिडेट्स क्यों फेल होते हैं? सबसे मेन बात अगर ये आपको पता चल जाए ना कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनने के लिए। बड़े इजीली आप ऑफिसर बन जाएंगे। सबसे पहली बात है जेंटलमैन, रॉन्ग गाइडेंस। अब रॉन्ग गाइडेंस से क्या मुराद है? जेंटलमैन, दो पाथ होते हैं, एक तो राइट पाथ होता है और एक होता है रॉन्ग पाथ। एक रास्ता होता है सीधा और एक रास्ता होता है काफी जो है वो गुरमुड़ सा, ठीक है। अब एक बंदा, मैं लाहौर जा रहा हूँ, राइट, मैं लाहौर जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, तो रास्ते में मुझे रास्ता जो है वो भूल गया। अब मैं एक बंदे को कॉल कर रहा हूँ जो कभी लाहौर नहीं गया, वो बंदा कभी लाहौर नहीं गया, मेरा दोस्त है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, उससे मैं पूछ रहा हूँ यार मुझे ज़रा लाहौर का रास्ता बताना। तो वो उल्लू इंसान मुझे गलत गाइड करेगा और मैं लाहौर की जगह पेशावर पहुंच जाऊंगा, लाहौर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जेंटलमैन, हम लोग गाइडेंस किससे ले रहे होते हैं? हम गाइडेंस ले रहे होते हैं गलत लोगों से, गाइडेंस ले रहे होते हैं सिविलियन से। वो सिविलियंस जिनको आईएसएसबी के मुतल्लिक, आर्मी के मुतल्लिक, एयरफोर्स के मुतल्लिक, नेवी के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो कभी लाहौर नहीं गए होते और रास्ता हम उनसे पूछ रहे होते हैं लाहौर का। तो जब वो कभी लाहौर गए ही नहीं, जब वो कभी फौज में गए ही नहीं, जब वो कभी आईएसएसबी में गए ही नहीं, तो वो आपको आईएसएसबी के मुतल्लिक किस तरह से बता सकते हैं? वो आपको आईएसएसबी के मुतल्लिक बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो जेंटलमैन, जो मेजोरिटी एकेडमीज़ हैं, ज़्यादातर जो एकेडमीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सिविलियन लोग चला रहे हैं, और ये सिविल लोग चला रहे हैं, सिविल लोग इसको चला भी रहे हैं और नाम यूज़ कर रहे हैं ऑफिसर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई भी बंदे ने सिविलियन एकेडमी ओपन कर ली,
और वो बाय लिख देगा कि दिस एकेडमी वाज इनाग्रेटेड बाय कर्नल फलां फलां, जनरल फलां फलां। अब भाई नाम आपने लिख दिया उन कर्नल का या उन जनरल का, लेकिन क्या वो कर्नल जनरल अंदर पढ़ा भी रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे होते। आप किसी भी एकेडमी में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में किसी एकेडमी में चले जाएं, मशहूर से मशहूर एकेडमी में चले जाएं, बहुत सारी मशहूर एकेडमीज़ हैं, लेकिन लड़के वहाँ से हो के मेरे पास आते हैं और आके फिर बताते हैं कि सर वहाँ पे पहले फ़ीस भी दे दी और 35,000 रुपया फ़ीस जो है वो लेते हैं, तो 35,000 भी दे दिया, उसके बाद सर ऑफिसर तो कोई आया नहीं, सारे सिविलियंस नहीं पढ़ाया। तो वो सिविलियंस आई डोंट नो कि किस तरह से पढ़ा सकते हैं, गलत गाइड करते हैं, धोखा दे रहे हैं वो लोग लड़कों को, क्योंकि वो कभी आईएसएसबी में नहीं गए। सीएसएस की क्लासेस कौन देता है जेंटलमैन? सीएसएस की क्लासेस वही बंदा देता है जिसने सीएसएस क्लियर किया हो। इसी तरह से आईएसएसबी की क्लासेस भी वही बंदा दे सकता है जिसने आईएसएसबी क्लियर की हो, जो इस मरहले से गुजरा हो, जिसने फौज में सर्विस की हो, जो इस सिस्टम को जानता हो, राइट। तो सबसे पहली रीज़न जिसकी वजह से लड़के फेल होते हैं जेंटलमैन वो ये है, रॉन्ग गाइडेंस। रॉन्ग गाइडेंस, अगेन मैं रिपीट करूंगा, काइंडली रॉन्ग गाइडेंस किसी गलत बंदे के हाथ ना चढ़िएगा, आपका कैरियर वो डिस्ट्रॉय कर देगा। देन जेंटलमैन सेकंड रीज़न क्या है क्यों लड़के फेल होते हैं? सेकंड रीज़न की तरफ मूव करते हैं, जस्ट रीडिंग द बुक्स। जेंटलमैन लेट मी टेल यू कि जब मैंने आईएसएसबी दी थी, जब मेरा कोर्स था, तो तब भी डॉगरसंस की यही किताब थी जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। जेंटलमैन क्या करते हैं ये पब्लिशर्स, ये जो किताब के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो किताब पब्लिश करते हैं, लिखते हैं, ये क्या करते हैं, ये जस्ट उसका टाइटल कवर, जो उसका ऊपर वाला टाइटल कवर होता है, उसको थोड़ा सा गोरा चिटा कर देते हैं, नया कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं और ऊपर लिख देते हैं न्यू एडिशन, बस। बाकी अंदर सारा कुछ वही है। मसलन अभी आप डोगरसंस की किताब खोल के देखेंगे तो आपको इस्लामिक पोर्शन के अंदर मिलेगा कि हज़रत आदम की हाइट जो है वो इतनी थी और हज़रत नूह की कश्ती टर्की के पास रुकी थी। जेंटलमैन ये चीज़ें अब नहीं पूछी जाती, क्योंकि क्या मुझे नहीं पता, क्या ऑफिसर्स को नहीं पता, क्या फौज के ऑफिसर्स जो सेट कर रहे हैं आपका टेस्ट उनको नहीं पता कि डोगरसंस की किताब अवेलेबल है मार्केट में? उनको पता है, वो सारी किताबें हमने पढ़ी होती हैं, डोगरसंस की सारी किताबें हमने जो है वो देखी होती हैं। लड़का एक चीज़ लिखता है ना, एक नाम भी आप लिखते हैं कि असलम, आप आईसीएसबी में स्टोरी लिखते हैं कि असलम इज़ अ बॉय ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज, तो हमें पता चल जाता है आप कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह के नाम भी उन्हीं किताबों के अंदर लिखे हैं। तो सिर्फ किताबें जो है ना ये आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश नहीं करती जेंटलमैन, किताबें आपकी पर्सनैलिटी की पॉलिश नहीं कर सकती, कभी भी पॉलिश नहीं कर सकती। एंड सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जेंटलमैन, आईसीएसबी ना इवॉल्व कर रही है, इम्प्रूव हो रही है। जिस तरह से ये कोरोना इवॉल्व हो रहा है ना, इसकी म्यूटेशन हो रही है, पहले ये किसी और तरह से था, फिर किसी और तरह से हो गया, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये ग्रोथ होती है इसमें। इसी तरह से जेंटलमैन आईसीएसबी भी ना बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, न्यू टेस्ट इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि इन किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई हैं। जिस तरह से जेंटलमैन न्यू टेस्ट लाइक ओपीआई, जैसे कि ओपीआई ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू, ये आपका एक टेस्ट आईसीएसबी में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें 150 एमसीक्यूज होते हैं, इसको हम बिग 5 टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। अब ये आपको नहीं मिलेगा वहां पे किताब में, लेकिन आईसीएसबी में तो आ गया। अब इसका क्या रोल है ये आपको किताब नहीं बता सकती। एंड मार्क माई वर्ड्स, आईसीएसबी, ISSB, Inter Services Selection Board, it is the test of your personality, it is not the test of your zahanat, it is not the test of your memory, it is not the test of your intellect, it is just the test of your personality and book ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकती। देन जेंटलमैन सबसे इंपॉर्टेंट कि लड़के क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी मिथ्स को फॉलो करते हैं, मन गलत जो बातें होती हैं कि उसने एक कहानी सुना दी, उसके पीछे मैं चल पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से वो ऐद वफा के अंदर जो वो एक बाबा था, उसने गुलजार को एक मिथ जो है वो बता दी थी, एक कहानी सुना दी थी
कि फ़ौज में सोर्ड ऑफ ऑनर सिर्फ उसको मिलती है जो कि अफसर का बच्चा होता है। अब देखो, वो गुलजार उसी मिथ के पीछे चल पड़ा। इसी तरह से लड़के, बहुत सारे लड़के मिथ्स के पीछे चल पड़ते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों के पीछे चल पड़ते हैं। एक बंदा आईसीसी भी देख के आया, वो कहता है कि यार मेरा ख्याल ना ए वेख देने के मुंडा ना उच्चा लम्मा होए ते कद शायद जरा चंगा होए और कटिंग ज़रा अच्छी करवाई हो, तो कटिंग चंगी करा के जाए। लड़का जनाब अच्छी सी मशीन फिरवा के जाता है, फौजी कट करवा के जाता है। 5 दिन बाद आईसीएसबी से जब वापस आता है तो रिजल्ट क्या होता है? नॉट रिकमेंडेड। अब उसने किया क्या? वो मिथ्स को फॉलो कर रहा था, मिथ्स को फॉलो कर रहा था। जेंटलमैन, मिथ्स को फॉलो करके आप आईसीएसबी से रिकमेंड नहीं होंगे, फेल होंगे। लोगों के पीछे ना चलें। जैसे कि एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, ये मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है, मैं अपने सेमिनार्स में इसका जिक्र करता हूँ। जेंटलमैन, एक ना सब्जी बेचने वाला था, सब्जी बेचने वाला एक वेंडर था, एक सब्जी बेचने वाला, ज़रा पढ़ा लिखा सब्जी बेचने वाला था। उसने ना कुछ सब्जियां जो है वो सब्जियां अपने ठेले पे लगाई, सब्जियों का ठेला लगाया, और ऊपर उसने लिख दिया फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर, कि ताज़ा सब्जियां यहाँ बेची जाती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर। अब उसने ये लगाया, बड़ा खुश खुश ना वो सब्जी के जो ठेले पे अपने खड़े हो गया। एक बाबा जी आए और बाबा जी आके उसको कहते हैं, यार तुम्हारी सब्जियां तो इतनी ताज़ा हैं, इनको तो देख के ही पता चल रहा है कि तुम्हारी सब्जियां कितनी ताज़ी हैं। तो तुम तो कितने बेवकूफ़ हो, तुमने एवं लिखा हुआ है फ्रेश वेजिटेबल्स। ये फ्रेश ना लिखो, हमारी आंखें हैं, हमारे पास आंखें हैं, तुम ये फ्रेश को मिटा दो। सिंपली तुम्हारी वेजिटेबल्स को देख के पता चल रहा है कि कितनी तरोताज़ा है यार, तो इसको हटा दो, तुम फ्रेश हटा दो। अब वो जो सब्जी बेचने वाला था उसने कहा, बाबा जी बूढ़े लग रहे हैं, सियाने भी लग रहे हैं, तो ना इसको मैं मिटा ही देता हूँ। उसने मिटा दिया इसको, फ्रेश को। और पीछे उसके पास क्या बचा? वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर, कि सब्जियां यहां बेची जाती हैं। अब इतनी देर में इसी सब्जी बेचने वाले के पास एक और बंदा आया। वो बंदा आया और आके ना हंसने लग गया। कहता है, यार तू कितना बेवकूफ़ बंदा है, तूने यहाँ सब्जियां लगाई हुई है, नजर आ रहा है यार हमें सब्जियां लगाई हुई हैं, तो फिर तुमने ऊपर लिखा भी हुआ है वेजिटेबल्स, हमें नजर आ रहा है यार तुम सब्जी बेच रहे हो, तुम यहाँ पे सोना नहीं बेच रहे, यहाँ पे तुम कोई बैट बॉल या हॉकी नहीं बेच रहे, सब्जियां बेच रहे हो, तो इसको मिटा दो यार, हम तो देख सकते हैं, आंखें हैं हमारी। तो बंदे ने कहा, क्या है तो ये ठीक रहा है कि मैंने नीचे सब्जियां लगाई हुई हैं, ऊपर लिख भी दिया वेजिटेबल्स, मिटा देता हूँ इसको। तो ये सब्जी वाले ने इसकी भी बात मान ली बंदे की, और उसके पास पीछे बच गया सोल्ड हेयर, यहां बेची जाती हैं। तो एक माई आ गई उसके पास, एक बूढ़ी सी औरत आ गई, और बूढ़ी सी औरत आके कहती कि हाँ जी कितने रुपए किलो है जी? वो कहता है 40 रुपए किलो टमाटर। वो कहती है, अच्छा बड़ा रेट लगाया हुआ है तूने, और ये क्या लिखा हुआ है तुमने कि सोल्ड हेयर बेची जाती हैं यहाँ पे? हमें पता है कि तुम बेचते ही हो, सब्जी तुमने बेचनी है, तुमने पैसे नहीं कमाने, तुम कौन सा यहाँ पे खैरात कर रहे हो? हमें पता है कि यहाँ पे तुमने ठेला लगाया हुआ है तो बेच ही रहे होगे, तुम कौन सा यहाँ पे जो है वो चैरिटी कर रहे हो या फ्री में दे रहे हो? तो ये सोल्ड ना तुम मिटा दो, तुमने कौन सा फ्री दे देनी है? अगर फ्री देनी तो फिर ठीक है, इसको मिटाओ, सोल्ड नहीं, मिटाओ इसको तुम। तो ये बंदा कहता है, यार बिल्कुल बात तो ठीक है अम्मा जी की, मैं मिटा देता हूँ इसको, ज़ाहिर है मैं बेच ही रहा हूँ, सब्जी है तो बेचूंगा ही। तो पीछे उसके पास बच जाता है हेयर यहाँ। अब सिर्फ उसके पास बचा हेयर यहाँ। एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ इस बच्चे को भेजती है कि जाओ ना जाके ये जो गली के कोने के ऊपर एक सब्जी वाला है उससे जाके आलू लेके आओ। बच्चा जाता है, देखता है, छोटा सा बच्चा है, जाके गली के कोने पे देखता है, कहता है अच्छा ये है सब्जी वाला। आके ना हंसने लग गया, कहता अंकल मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे पता चल गया कि आप यहाँ पे खड़े होते हैं, तो आप कितने पागल हैं कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर। मुझ जैसे छोटे से बच्चे को भी पता चल गया कि आप यहाँ पे खड़े होते हैं, तो आपने ये लिखा क्यों हुआ है हेयर? इसको मिटाएं, आप तो पागल हैं। तो वो जो सब्जी वाला था उसने कहा, बच्चा क्या है तो बिल्कुल ठीक रहा, उसने ये भी मिटा दिया। और अब उसका वो नीट एंड क्लीन बोर्ड जिसके ऊपर उसने उतना पैसा लगाया हुआ था सब्जी वाले ने, वो खाली हो गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था लिखने के लिए। इतने में उसके पास एक और बंदा आया, और वो बंदा आके कहता है, यार तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई बंदा नहीं हो सकता, ये बोर्ड जो तूने लगाया हुआ है ये कम से कम 1,500-2,000 रुपये का होगा, इतना खूबसूरत बोर्ड कोई बेवकूफ़ ही खाली रखेगा।
और ये बात सुन के ये जो वेंडर था उसने अपना ठेला उठाया, बोर्ड उठाया, घर की तरफ रवाना हो गया। तो जेंटलमैन, ये जो दुनिया है ना, ये तो आपको जीने नहीं देगी। और लोग जो हैं वो बातें तो करेंगे ही। एक बंदा आपको कोई कहानी सुनाएगा, दूसरा बंदा कोई कहानी सुनाएगा, तीसरा बंदा कोई कहानी सुनाएगा। लेकिन इन कहानियों में कोई भी इसमें सच्चाई नहीं होती। लोगों की बातें ना सुना करें, स्पेशली उन लोगों की बात ना सुना करें जो खुद फौज में नहीं रह चुके। उनको कभी भी फॉलो ना कीजिएगा, कभी भी फॉलो ना कीजिएगा। अब कुछ बड़ी मिथ्स की बात करने वाला हूं। अब मैं कुछ बड़ी मिथ्स की बात करने वाला हूँ, कुछ बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी जो बातें हैं ना, जो आपके जहन के अंदर हैं, जो आपको तंग करती हैं, मैं उनकी बात करने लगा हूँ। सबसे पहली बात जो आपको तंग करती है, आपको लोग आके बताते हैं कि फोर्सेस में तो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश चलती है। सिफारिश है अगर आपकी तो फिर सिलेक्शन हो जाएगी। सिफारिश नहीं है आपकी, फेल हो जाओगे यार, फेल हो जाओगे। नहीं, सिफारिश के बगैर नहीं तुम जा सकते फौज में। जेंटलमैन, एक चीज देखिएगा, एक्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुहेल अमान, इनका बेटा आईएसएसबी 2 दफा दे चुका है, दोनों दफा नॉट रिकमेंड हुआ। और अभी इनका बेटा जो है वो बेरोजगार है, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही। अगर एक्स चीफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट कि एयरफोर्स का चीफ है, उसका बेटा नॉट रिकमेंड हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो जेंटलमैन मुझे बताएं कहां पे है सिफारिश? कहां पे हैं वो लोग जो कहते हैं कि सिफारिश चलती है फोर्सेस में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फोर्सेस में सिफारिश नहीं चलती। तो हेला मान का आप इंटरव्यू भी सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आईसीएस भी दूसरी दफा देने गया, अगेन नॉट रिकमेंड हुआ। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि फौज के अंदर, अफवाज पाकिस्तान के अंदर, सिलेक्शन के अंदर सिफारिश चलती है? सिफारिश बिल्कुल भी नहीं चलती। मेरा बेटा डिजर्व नहीं करता था ऑफिसर बनना, तो वो ऑफिसर सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जेंटलमैन, सिफारिश बिल्कुल भी नहीं चलती। ये पहली जो आपके जहन में मिथ थी, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको इस दलील के साथ। देन जेंटलमैन, सेकंड जो आपको चीज़ प्रॉब्लम देती है, तंग करती है, आपको लगता है कि सिर्फ अफसरों के बच्चे ही अफसर बनते हैं। एक बड़ी ना कॉमन सी कंसेप्शन है कि अफसरां दे बच्चे ही अफसर बनते हैं। किसी बंदे से जाकर मिलोगे ना, वो कहेगा यार तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? आप कहोगे मेरे अब्बा बिजनेसमैन है। नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट बिकम एन ऑफिसर, बिकॉज ऑफिसर्स के बच्चे ही अफसर बनते हैं, अफसरां दे बच्चे ही अफसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। जेंटलमैन, ये मेरी रीसेंट रिकमेंडेशंस हैं। माशाल्लाह, दिस इज़ शराज, ये लड़का जीडी पायलट के लिए रिकमेंड हुआ है। दिस इज़ अहमद, ये लड़का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आजकल पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ है। जेंटलमैन, दिस इज़ हसान, हसान माशाल्लाह सीएई में रिकमेंड हुआ है, एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। दिस इज़ अवैस, ये लड़का नेवी में रिकमेंड हुआ है एज अ पीएन कैडेट। दिस इज़ जुल्करनैन एंड दिस इज़ आदिल, ये दोनों लड़के माशाल्लाह टीसीसी के लिए रिकमेंड हुए हैं, टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए। इस तरह से टोटल 53 रिकमेंडेशन हैं। ये स्लाइड बहुत छोटी थी, वरना मैं आपको सारी रिकमेंडेशंस और तस्वीरें दिखाता। जेंटलमैन, मेजोरिटी ये जो लड़के मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं, इनमें से कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिनके वालिद साहब, जिनकी वालदा, जिनके भाई बहनों में से, जिनकी पूरी फैमिली में से कोई भी अफसर हो। कि पूरी फैमिली में से कोई अफसर नहीं है, लेकिन ये लड़के ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अब ये अपनी फैमिली में बता सकेंगे कि यस, हमारी फैमिली में एक ऑफिसर है, वो मैं हूँ। देन सेकंड थर्ड देन जेंटलमैन, द थर्ड थिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझसे सवाल भी पूछा जाता है और लोग पूछते हैं, मैं उनको बताता भी हूँ, लेकिन फिर भी लड़कों को जो है वो बात में इसमें क्लैरिटी नहीं हो पाती। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर, कैडेट कॉलेजेस के जो लड़के होते हैं उनका कोटा होता है कोई? कैडेट कॉलेज के जो लड़के हैं ये ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, इनको प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब कि इनको थोड़ा सा ना फेवर दिया जाता है। जेंटलमैन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपको, ये हो ही नहीं सकता यार। फोर्सेस पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। अगर आप पीएमए में जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। पीएमए में जेंटलमैन हर कोर्स में 650 कैडेट सेलेक्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 650। ये 650 कैडेट्स में से जेंटलमैन, जो सिविलियन कैडेट्स हैं ना, जिनका सिविल बैकग्राउंड है, जो सिविल फैमिली से हैं, जेंटलमैन वो 400 से लेकर 450 होते हैं। मैं अगर अपनी प्लेटून की बात करूं तो सिर्फ 2 कैडेट कॉलेज के लड़के थे मेरी प्लेटून में,
मतलब हम 25 लोग थे गजनवी कंपनी के, मेरी प्लेटून के 25 लोग थे। 25 में से सिर्फ 2 लड़के कैडेट कॉलेज के थे, सिर्फ 2। मतलब कि 23 लड़के सिविलियन बैकग्राउंड से थे जेंटलमैन, 23 लड़के। इसी तरह से जेंटलमैन 400 से 450 बच्चा कैडेट हर साल जो सिलेक्ट होता है वो सिविलियन फैमिली से होता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका बाप अफसर नहीं होता। जबकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 200 या 250 जो कैडेट सेलेक्ट होते हैं वो कैडेट कॉलेजेस से होते हैं। 200-250 ऑफिसर सेलेक्ट होता है कैडेट कॉलेजेस से, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक और ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के जहन में थी, ये मैंने अब क्लियर की है। देन जेंटलमैन, नाउ हाउ टू बिकम एन ऑफिसर, कि अफसर किस तरह से बना जाए। ये लास्ट पॉइंट है हमारे इस सेशन का, कि क्या किया जाए कि यार हम ऑफिसर बन जाएं। जेंटलमैन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखा क्या जा रहा है। अब मैंने आपको क्योंकि बता दिया कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जा रही हैं, इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को हम लीडरशिप क्वालिटीज़ भी कहते हैं। और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जेंटलमैन मैं आपको सारी बता भी दूंगा, लेकिन फिर भी आप इनको अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये एक स्किल्ड बंदा ही आप में डेवलप कर सकता है। ये ऐसा बंदा ही डेवलप कर सकता है जो इस सारे प्रोसेस को जानता है अच्छे तरीके से। मैं अक्सर बात करता हूँ आईएसएसबी के साइकोलॉजिस्ट से, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह एक अभी 2-3 स्टूडेंट जो हैं वो कप्तान हो गए हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो लेफ्टिनेंट हैं, अभी एयरफोर्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकमेंड हुए हैं। तो जेंटलमैन, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बहुत वास्ट हैं, बहुत वास्ट हैं। इनको सीखें, इनको उस बंदे से सीखें जिसको इसके बारे में पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। जेंटलमैन, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 14 हैं, 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जब मिलती हैं तो एक अफसर बन जाता है। अब देखें, एक ऑफिसर कैसा होता है? बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन दिल, बेहतरीन अंदर मौजूद सलाहियतें, और बेहतरीन फिजिकल फिटनेस, ये 4 चीज़ें मिल जाएं, इनकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मिल जाएं, तो जेंटलमैन एक ऑफिसर बन जाता है। राइट। तो कुछ माइंड की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हम आप में देखते हैं, कुछ कुछ जो है वो हार्ट की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखते हैं, और कुछ जो है वो हम आप में अंदर इन 8 क्वालिटीज़ देखते हैं बाय बर्थ जो लड़के के अंदर होती हैं, या ऐसी क्वालिटीज़ जो वक्त के साथ साथ आप में डेवलप भी की जा सकती हैं, लेकिन वो आपके अंदर मौजूद होती हैं, वो सलाहियतें हम देखते हैं। और जेंटलमैन, लास्ट पे हम आपकी फिजिकल फिटनेस देखते हैं। याद रखिएगा, अक्सर एक और सवाल पूछा जाता है कि सर मैं बहुत फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं सिर्फ 15 पुशअप लगा सकता हूँ। तो जेंटलमैन, 15 पुशअप लगा सकते हो तो फिट हो यार, हमने आपसे मजदूरी नहीं करानी। अगर फिजिकल फिटनेस ही पैमाना होता ऑफिसर बनने के लिए, तो सारे कबड्डी वाले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते। राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ फिजिकली फिट लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो जिनका माइंड भी स्ट्रांग हो, जिनका हार्ट भी स्ट्रांग हो, जिनके अंदर इन 8 क्वालिटीज हो, गट्स हो, और जो फिजिकली फिट भी हो। तो जेंटलमैन, ये सारी जो 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, इनको आप काउंट करेंगे, ये 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। यही 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपसे पूछी जाती हैं डिफरेंट टेस्ट में। डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। हर एक टेस्ट के अंदर 2-3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। ऑफिसर के पास परफॉर्मा होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन है, उसमें 2-3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपके बारे में ऑफिसर लिख देता है कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी गई। तो इस तरह से 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में से जेंटलमैन एटलीस्ट आपने 8 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज शो करवानी है। पहले ये कट ऑफ फिगर 10 होता था, लेकिन अब ये कट ऑफ फिगर गिरा दिया है फोर्सेस ने, 8 पे आ गए हैं। तो 8 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एटलीस्ट आप में होनी चाहिए हैं। अगर 8 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में है तो आप आईसीएसबी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। देन जेंटलमैन, प्रॉपर गाइडेंस, अगर मैं बात करूं प्रॉपर गाइडेंस की, तो ये वो वाहिद चीज़ है, ये वो वाहिद एक पाथवे है, पासेज है, जिसके थ्रू यू कैन बिकम एन ऑफिसर। यू कैन बिकम एन ऑफिसर बाय टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हु नो अबाउट द सिलेक्शन सिस्टम। उस बंदे से अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं तो वो बंदा आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। उस बंदे को इस सारे प्रोसेस के बारे में
मालूमात है। जेंटलमैन, अब कुछ लड़के मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, मेरे बारे में मेरे से मुलाकात भी कर चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। अब मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, और मैं पाकिस्तान आर्मी में सर्विस कर चुका हूँ एज अ कैप्टन। एंड जेंटलमैन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक साल के अंदर जो टोटल रिकमेंडेशंस हैं वो 53 हैं। 53 स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्ट हुए हैं एक साल के अंदर, लास्ट ईयर जो गुजरा है। और ये 53 रिकमेंडेशंस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारी एज एन ऑफिसर लड़के लड़के और लड़कियाँ जो सिलेक्ट हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि लास्ट कोर्स में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक फ़ीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स में। और जेंटलमैन, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सीट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो बहुत कम होती हैं। और कह लें कि अगर पूरे पाकिस्तान में 10 सीट थी तो उस 10 सीट में से एक सीट जो है वो मेरी स्टूडेंट ने ली है। और माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ हर। वो मेरी स्टूडेंट जो है वो बहुत बहुत मेहनती लड़की थी। मैंने भी उसको बहुत मेहनत करवाई, उसने भी बहुत मेहनत की, और माशाल्लाह उसको उस चीज़ का फल मिला, वो सिलेक्ट हुई, आईसीएसबी से रिकमेंड हुई। तो जेंटलमैन, 53 रिकमेंडेशंस ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर रैंक के लिए। इसके अलावा वैसे हमारे बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए हैं एएफएनएस में। हमारी स्टूडेंट सेलेक्ट होती हैं। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्सिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट होती हैं, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोल्जर सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आईसीएसबी की, जो आईसीएसबी से रिकमेंडेड बॉयज़ हैं, वो 53 रिकमेंडेशन हैं। जेंटलमैन, मैं दो नोट्स लिख चुका हूँ, दो किताबें लिख चुका हूँ, और ये बड़ी प्रिसाइज्ड मैंने लिखी हैं। ये किताब, ये नोट्स जो हैं, ये कह लें कि ये मेरी एक माह की मेहनत है। तो अगर ये मेरी एक माह की मेहनत है तो सोचें कि ये आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। ये जो किताब है, ये जो मेरे नोट्स हैं, आपको कितना फ़ायदा दे सकते हैं। तो जेंटलमैन, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैंने क्या मैसेज दिया हुआ है, तो यही जो मैसेज है, ये सारा क्रक्स है, ये बुनियाद है मेरी पूरी किताब की, मेरे पूरे नोट्स की। तो जेंटलमैन, मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सारी बात में ना एक लाइन आपको मैं ज़रूर जो है वो कहूँगा कि आप पढ़ें। वो क्या है जेंटलमैन? जेंटलमैन, टू बिकम एन ऑफिसर इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ऑफिसर बनना डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, याद रखिएगा। डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, मुख्तलफ है। नॉर्मल एफएससी के टेस्ट की तरह नहीं है आईसीएसबी, मैट्रिक के पेपर की तरह नहीं है। सिर्फ इस वजह से लड़के फेल होते हैं। मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है, इस वजह से लोग फेल होते हैं। तो जेंटलमैन, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 1 डेढ़ साल से इसके बारे में रिसर्च भी स्टार्ट की हुई है, और मैं रिसर्च पेपर भी लिख रहा हूँ इसके बारे में, आईसीएसबी के मतलब। कुछ रिसर्चर्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्ड स्टडी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन कुछ ऑथर्स हैं, कर्नल मुखर्जी हैं, बहुत मशहूर इंडियन आर्मी के। दैन इसी तरह से एक यूके आर्मी के हैं, सर जोसेफ। वो माशाल्लाह बहुत, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है आईसीएसबी के मतलब। तो जेंटलमैन, ये सारी चीज़ें जो है मैं काफ़ी इसके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सिलेक्शन का सिस्टम सेम ही है। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ये इकट्ठे रह चुके हैं, और यूके जो है वो पाकिस्तान, वो बरसगीर के अंदर हुकूमत कर चुका है यूके। तो जेंटलमैन, जो सिस्टम यूके का है, जो सिस्टम यूके के अंदर डेवलप्ड है, उसको हम कहते हैं ओएसबी, ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड। ओएसबी, ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड। जब हम बड़े सगीर में रहते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया इकट्ठे रहते थे, तो यूके यूके ये सिस्टम लेके आया था बड़े सगीर में, इंडो पाक में। यही सिस्टम, इसको अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने और इंडिया ने जब पार्टीशन हुई 1947 में, और बांग्लादेश ने भी फिर इसको अडॉप्ट किया 1971 में। पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो सिस्टम है सिलेक्शन का, बिल्कुल डिट्टो सेम है। दोनों का नाम भी सेम है, आईएसएसबी। अगर आप अभी सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, आप गूगल के ऊपर लिखें आईएसएसबी बांग्लादेश, तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा, आईएसएसबी बांग्लादेश। जिस तरह से आईएसएसबी पाकिस्तान है, इसी तरह से सेम आईएसएसबी बांग्लादेश है। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि 71 तक तो हम साथ रहे हैं ना, तो 71 के बाद बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है। तो जेंटलमैन, सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है।
इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आई हटा दिया, इंडिया ने एसएसबी कर दिया, एसएसपी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सिर्फ आई मिटा दिया। इसी तरह जेंटलमैन यूके जो है ये ओएसबी करता है, ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उसमें ए ओ एस बी होता है, ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड। तो इस तरह से काफ़ी जो है इसके बारे में मैं रिसर्च कर चुका हूँ, उनके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी पढ़ चुका हूँ। तो जेंटलमैन एक न्यू हमने जो है वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कोरोना की वजह से। आजकल आप जेंटलमैन फ्री होते हैं, आप सबके पास एम्पल ऑफ टाइम है, यू पीपल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है आपके पास। तो जेंटलमैन कोरोना की वजह से एक तो ये काम हो सकता है कि हम घर पे रह के महदूद हो जाएं और कोई काम ना करें, बिस्तर के ऊपर पड़े रहें और सोते रहें, एक ये काम हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि हम इस टाइम को यूटिलाइज करें, इस टाइम में हम कुछ सीखें, इस टाइम में हम कोई चीज़ जो है वो गेट करें, कोई चीज़ हम ऐसी नॉलेज जो है वो लें कि यार हमें उससे फ़ायदा हो। आजकल आप फ्री हैं तो आप लोगों के लिए मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ऑनलाइन क्लासेस माशाल्लाह ऑलरेडी हमारी जूम के ऊपर चल रही हैं। जूम एक ऐप है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इस ये लेने का बहुत आसान सा तरीका है। ये मेरा पर्सनल नंबर आपको नीचे मिल रहा है, नज़र आ रहा है। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसके बारे में क्या सारा प्रोसेस है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जेंटलमैन ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है, आप लोगों को आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जिस तरह से मैं अपनी एकेडमी में पढ़ाता हूँ, जिस जोश के साथ, और जिस तरह से मैं अपने हाथ हिला रहा होता हूँ और ऊंचा ऊंचा बोल रहा होता हूँ गला फाड़ के, बिलीव मी मैं अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ। अगर आप अभी मेरे रूम में दरवाज़ा खोल के देखेंगे तो मैं अभी भी हाथ हिला रहा हूँ और मैं पूरे जोश के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं एक शेर के ऊपर बिलीव करता हूँ। वो शेर क्या है कि डूबते डूबते इस कश्ती को उछाल दे दूं, डूबते डूबते इस कश्ती को उछाल दे दूं, मैं नहीं तो कोई और तो किनारे तक पहुंच जाए। जेंटलमैन मैं चाहता हूं कि आप सब किनारे तक पहुंचें। मेरे पास अगर इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैं इस सर्विस कर चुका हूं। और जेंटलमैन डूबते डूबते मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरा बोर्ड हो चुका है, मेरा पाकिस्तान आर्मी से बोर्ड हो चुका है। मैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो मेरा बोर्ड हो चुका है। आई वॉज डायग्नोज्ड विद अ डिजीज़, तो मेरा बोर्ड हो चुका है। लेकिन मेरे लिए प्राउड क्या है, प्राउड क्या है, मैं किस चीज़ के ऊपर मैं प्राउड होता हूँ। जेंटलमैन याद रखिएगा, एक ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात है। एक एक ऑफिसर अफसर होता है, अफसर होता है, उसको सलूट बजते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत होती है एक ऑफिसर। एक ऑफिसर अफसर होता है, मेरी बात याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। एक ऑफिसर अफसर होता है, बहुत बड़ी शख्सियत होती है एक ऑफिसर, लेकिन उस अफसर का भी एक उस्ताद होता है, वो उससे भी ज़्यादा उस प्राउड होता है और उससे भी ज़्यादा अजीम हस्ती होती है वो। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट्स, माशाल्लाह मेरा भी एक स्टूडेंट है वो कप्तान है, अभी उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो मेजर हो जाएगा। तो जेंटलमैन जब वो मेजर होगा ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। मैं कहूँगा कि यार हाँ मैंने इसको ट्रेन किया, ये पौधा मैंने लगाया था। क्योंकि मोहब्बत पता है क्या होती है, खुलूस क्या होता है, प्यार क्या होता है। जेंटलमैन प्यार ये होता है, व्हाट इज लव। रूमी कहता है कि मोहब्बत ये होती है कि आपने एक पौधा लिया, उस पौधे को आपने लगाया, उस पौधे को आपने साला साल पानी दिया, वो पौधा फिर बहुत तनावर दरख्त बन गया। वो एक सेब का दरख्त था, वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया। जब वो बहुत बड़ा दरख्त बन गया तो उसके ऊपर एक भी सेब नहीं लगा। जबकि आप सोच रहे थे कि यार जब ये दरख्त बड़ा होगा तो इसके ऊपर सेब लगेंगे और मैं तोड़ तोड़ के सेब जो है वो इसके एंजॉय करूंगा, सेब खाऊंगा। साला साल आपने इसी वजह से उस दरख्त को पानी दिया था, उस दरख्त को आपने फर्टिलाइजर्स डाले थे, खाद डाली थी। लेकिन जेंटलमैन जब वो दरख्त उसने आपको फल नहीं दिया, उस दिन अगर आप उस दरख्त को काट देते हैं तो आप उससे मोहब्बत नहीं करते, तब आप सेल्फिश हैं। आपसे बड़ा सेल्फिश इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो दरख्त आपको नहीं भी दे रहा ना फल, वो दरख्त फल नहीं दे रहा,
आप फिर भी डेली उसको पानी देते हो, आप फिर भी डेली उसको, जब भी उसको खाद चाहिए होती है खाद डालते हो, आप फिर भी उससे मोहब्बत करते हो, और आप कहते हो कि यार मैंने तुझे लगाया, तू एक छोटा सा बीज था, मैंने तुझे इतना पानी दिया, तू इतना तनावर दरख्त बन गया, मुझसे भी ऊंचा हो गया, मुझसे ऊंचा हुआ है तू, लेकिन तुझे ऊंचा करने वाला तो मैं ही हूं ना, तो प्राउड तो मैं ही हो रहा हूँ। और जेंटलमैन, मेरी इस तरह की सोच है कि मैं बिल्कुल भी सेल्फिश होकर नहीं सोचता, मैं सेल्फलेस होकर सोचता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, लड़कों के बारे में। मैं अपनी जेब से पैसे लगा के सेमिनार्स देता रहा हूँ, और माशाल्लाह 2-2, 3-3 सौ की गैदरिंग के अंदर भी मैंने सेमिनार्स दिए हुए हैं, कॉलेजेस में भी सेमिनार्स दिए हुए हैं, कॉलेज वाले खुद बुलाते हैं और कहते हैं आप सेमिनार दें, बड़े सक्सेसफुल सेमिनार्स रहते हैं। जेंटलमैन, लास्ट पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल की जो क्लास की टाइमिंग है वो 3 PM है, और आईसीएसबी की क्लास की टाइमिंग 5 PM है। और जेंटलमैन, वो लड़के जो बहुत दूर दराज से हैं, कोयटा से, पेशावर से, बलूचिस्तान से, किसी दूर दराज के इलाके से हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं अपना पर्सनल नंबर वैसे देता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये पहला सेशन है, इसमें जितने भी लड़के हैं, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, और मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। जो दूर दराज के लड़के हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में जेंटलमैन, मैं ये एक लास्ट बात कह के वाइंड अप करूँगा। वो बात ये है कि यार, फोर्सेस में आना है ना, तो खुद को एक बात बता दो कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है, सेल्फलेस हो के कुछ करना है। जेंटलमैन, आज़ाद कश्मीर में जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई, तो जनरल लेवल के बंदे, ब्रिगेडियर लेवल के बंदे भी सिविलियंस की गाड़ियों को धक्के लगा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि यार ये मेरी ड्यूटी है, मैंने वर्दी पहनी हुई है, तो ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इन सिविलियंस की मदद करूं। बेशक मैं ब्रिगेडियर हूं, लेकिन फिर भी मैं, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इनकी मदद करूं। तो जेंटलमैन, सेल्फलेस होकर सोचें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग सेल्फिश बहुत हैं, बहुत सेल्फिश हैं हम। हमारी सेल्फिशनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जेंटलमैन, हम मस्जिद में भी जाते हैं ना, तो हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मियाँ, मुझे ऑफिसर बना दे, मुझे 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 ऑफिसर बना दे। अल्लाह, मैं खूबसूरत हो जाऊं। अल्लाह, मेरे मेरे पास ज़्यादा सारे पैसे आ जाएं। अल्लाह, मैं करोला चाहता हूँ, अल्लाह मुझे करोला मिल जाए। अल्लाह, मैं चाहता हूँ मुझे रैंड क्रूज़र मिल जाए। हर एक दुआ में हम मैं को ले आते हैं, और मैं इंसान को बर्बाद कर देती है। तो एक बात है ना कि एक बंदा रूमी के पास आया, उसने कहा कि रूमी साहब, मैं, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए। तो रूमी ने कहा मैं तुम्हें खुश करके भेजता हूँ, बस एक बात मेरी मान लो। उस बंदे ने कहा क्या क्या बात है? रूमी ने कहा ये जो तुमने कहा ना, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इस जुमले में से आई को निकाल दो, क्योंकि आई मैं है, और मैं इंसान को बर्बाद कर देती है। इसको निकाल दो। अगर इसको निकाल दोगे तो पीछे क्या बचेगी? वांट हैप्पीनेस। वांट होती है चाहत, और चाहत इंसान की हमेशा बढ़ती रहती है। तुम्हें आज मैं 10 रुपए दूंगा, तुम 100 मांगोगे, 100 दूंगा तुम 1000 मांगोगे, 1000 मिलेंगे तुम लाख मांगोगे, लाख दूंगा तुम्हें तो तुम करोड़ मांगोगे। चाहत तो इंसान की बढ़ती रहती है। तो चाहत को ना खत्म कर दो, जो है तुम्हारे पास खुश रहो, और दूसरों के बारे में सोचो। तो रूमी ने आगे से उस बंदे को कहा कि तुमने मुझे कहा था ना आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो आई को भी निकाल दो, वॉन्ट को भी निकाल दो, मैं भी निकल गई, चाहत भी निकल गई, आई भी निकल गया, वॉन्ट भी निकल गया, तो पीछे क्या बची? हैप्पीनेस, पीछे क्या बची? खुशी। तो खुशी लेने का सिर्फ एक ही वाहिद हल है, एक ही वाहिद ज़रिया है कि आप दूसरों को खुशी दें। कि गिव एंड टेक होता है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहाँ पे भी चले जाएं यार, गिव एंड टेक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। जेंटलमैन, इसके साथ मैं वाइंड अप करता हूँ आज का सेशन, और आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा।
मैंने ये आप लोगों के लिए स्लाइड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, स्लाइड्स बनाई आपके लिए। तकरीबन 1 मिनट का हमारा सेशन हो गया है अभी जेंटलमैन। आई एम स्विचिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आएंगे। आपका जो जो सवाल है आप काइंडली मुझसे सवाल पूछें। मैं आपको जो है इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। या जो हमने सेशन मैंने आपको दिया है, जो जो बातें हमने डिस्कस की हैं, आप काइंडली मुझसे जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। ऊपर से भी देख लेता हूँ कि क्या क्या है। हशाम हशाम पूछ रहे हैं कि मैं AFANS के बारे में पूछना चाहूँगा। हशाम, AFANS का मुझे नहीं पता कि क्या है। AFNS होती है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। AFNS ये होती है। इसका स्कोप ये है कि नर्सिंग कोर के अंदर आप ऑफिसर होते हैं। और फीमेल्स के लिए होती है ये जो ब्रांच है। फीमेल जो है वो एज अ लेफ्टिनेंट सेलेक्ट होती हैं। और इनका जो हाईएस्ट रैंक है वो मेजर तक चला जाता है। अच्छी जॉब है। ओके, देखते हैं और कोई किसी का सवाल। राय वकास, थैंक यू सो मच बॉय। Ruj is saying, Salam sir, you are really good. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरूज। आप लोग सब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा अपने बारे में कि जब मैं सेमिनार करता हूँ ना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि यार प्लीज़ 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 आप आएँ। लोग आते हैं, 300 लोग आते हैं, बैठने की जगह नहीं होती। लड़के जो हैं लड़कियां जो हैं वो खड़े होकर सेमिनार ले रहे होते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है। सब खड़े होके सेमिनार ले लेते हैं लेकिन कोई जाता नहीं है। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है यार कि सब सुनते हैं। अब मैं कुछ उनको जो है वो बता सकता हूँ, अगर कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनको कुछ शेयर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना खुशी होती है जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो। अच्छा, कई लोग होते हैं कि सामने 50 बंदा हो ना तो बोल लेंगे, 100 बंदा होगा ना तो ज़रा का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, लो हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका। लेकिन मैं इस तरह से करता हूँ, मैं इस तरह का बंदा हूँ कि जब 100 बंदा हो ना मुझे मज़ा नहीं आता। अभी तकरीबन 50 थे ये व्यूवर्स। इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपको लेके चला हूँ। मैंने इन्जॉय किया है खुद, मुझे मज़ा आया। बातें करना मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो जेंटलमैन जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना मुझे खुशी होती है और मुझे मज़ा आता है। फिर मेरा एनर्जी लेवल यू कैन से कि दीवार तक पहुंच जाता है। तो थैंक यू सो मच अरूज। अच्छा, इफ्तिखार हुसैन, ही इज़ आस्किंग समथिंग, ही इज़ आस्किंग आईसीएसबी इंटरव्यू। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है इफ्तिखार। आईसीएसबी इंटरव्यू में जो कहा है वो नेक्स्ट टाइम चेंज कर सकता हूँ या हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप नेक्स्ट टाइम। देखें, क्योंकि जो सिलेक्टर्स होते हैं वो हर दफ़ा डिफरेंट होते हैं। एंड वन थिंग मोर, कि ऐसा नहीं होता कि जो सिलेक्टर्स हैं वो आपका सारा पिछला बायोडाटा फॉर्म ओपन करते हैं। नहीं, सिर्फ रिपीटर्स का जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस रिमार्क्स ओपन होते हैं, सिर्फ प्रीवियस रिमार्क्स। और कुछ नहीं देखा जाता लास्ट टाइम से। राय वकास, यस यू आर फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज, यस आई नो। बिल्कुल आप याद हैं वकास। बाबर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड यस यार, यू कैन बिकम एन ऑफिसर। एवरी वन कैन बिकम एन ऑफिसर। ऑल यू नीड इज ट्रू डेडिकेशन। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपने उनके ऊपर अमल करना है और आपने मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता ऑफिसर बनने के लिए। ताहिर खान इज सेइंग वेल डन, यस थैंक यू सो मच बॉय, लॉट। हमजा आजम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
यस, असद शाह हमसे सवाल कह रहे हैं कि पूछना चाहते हैं। जी असद, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सैयद असद, आप सवाल पूछें ज़रूर। ये हुसनैन हुसनैन हमसे पूछ रहे हैं, हुसनैन खोखर हमसे पूछ रहे हैं कि आर्मी में जॉब आई हुई है एज अ कैप्टन, फार्मास्यूटिकल की जॉब। वह इसके बारे में मुझे अभी इल्म तो नहीं है। मे बी आप देख लें, ज्वाइन पाक आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट पी के वेबसाइट का नाम है। पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको देख लें। अगर वहाँ पे आपको ये मिल रही है, ये वैकेंसी नज़र आ रही है, तो बिल्कुल फिर ये वैकेंसी आई होगी। तो सैयद असद हमसे पूछना चाह रहे हैं कुछ। सैयद असद, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें, असद हमसे क्या पूछ रहे हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन असद हमसे पूछ रहे हैं कि एक लड़का जिसने पहले नेवी की आईएसएसबी दी, दूसरी दफ़ा वो क्या आर्मी की आईएसएसबी दे सकता है? अगर दे सकता है तो सिलेक्शन के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो जेंटलमैन, लेट मी टेल यू समथिंग। सेलेक्टर्स के जहन में एक बात तो आएगी कि पहले आपने नेवी में अप्लाई किया था और अब आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल उनके जहन में ये बात आएगी। आप ज़रूर अप्लाई करें असद। और आप बस इसका आंसर जो है वो अच्छा सा सोचें, बिकॉज़ इसका आंसर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसिंग हो, ऑफिसर उसको सुन के को बेहतर लगे। और इसका बेहतरीन जवाब जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप कभी भी ना ये ना कहा करें कि सर आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, या आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन एयर फोर्स। देखें, आपका जो सिलेक्टर होता है ना फोर्सेस के आईसीएसबी के अंदर, आपका सिलेक्टर हो सकता है ऑपोजिट कोर्स का हो। आप पीएम में लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं, हो सकता है आपका जो सिलेक्टर है, जो जीटीओ है या साइकोलॉजिस्ट, यूजली साइकोलॉजिस्ट एयरफोर्स का होता है, अब आप पीएम में लॉन्ग कोर्स देने जा रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि अगर आपकी सिलेक्शन पीएम में लॉन्ग कोर्स में नहीं होती तो आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे कि नहीं, या हम आपको सेलेक्ट करके एयरफोर्स में भेज देते हैं, आप एयरफोर्स में जाएंगे या नहीं? लड़का कहता है सर मैं एयरफोर्स में नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उस ऑफिसर को बुरा भला कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि यार एयरफोर्स इज़ नॉट गुड, मतलब कि जिस फौज से तुम हो ये फौज अच्छी नहीं है, तुम फारिग ऑफिसर हो। तो आप अपना मोटिव ये रखें, आप रीज़न यही बताइएगा कि सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं तीनों अफवाज में से किसी भी एक फ़ोर्स को ज्वाइन करूं और पाकिस्तान का डायरेक्टली डिफेंस करूं, क्योंकि सर दूसरी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान का डिफेंस कर रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो पाकिस्तानियों का डिफेंस कर रही हैं। पुलिस पाकिस्तानियों को डिफेंड करती है, पाकिस्तानियों को। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हैं जो कि पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं। क्योंकि एक ऑफिसर सियाचिन में है तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इलाके को डिफेंड कर रहा है, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली डिफेंस करना। सब 146 की ज्वाइनिंग डेट के बारे में आपको कुछ पता है? इफ्तिखार हमसे पूछ रहे हैं। इफ्तिखार, 146 पे में लॉन्ग कोर्स बॉय अभी अनाउंस हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मई है। मैं आप 8 मार्च, सॉरी मई है, 8 मई, इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है। 8 मई है इसकी लास्ट डेट। तो आप इसमें अप्लाई करें। इसकी ज्वाइनिंग तो जेंटलमैन बहुत बाद में होगी, इसकी ज्वाइनिंग नवंबर में होगी। जब आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तब इसकी ज्वाइनिंग होगी। इनोसेंट अली हमसे पूछ रहे हैं कि नेवी में सेलर के बारे में क्राइटेरिया बता दें। सेलर आसान होता है यार, मुश्किल नहीं होता। इसकी आईसीएस भी नहीं होती बॉय, इसकी आईसीएस भी नहीं है। आपने सिर्फ इसका इनिशियल टेस्ट देना है। इनिशियल टेस्ट देने के बाद आप इसका इंटरव्यू देंगे, मेडिकल होगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मोहम्मद फरजाम, सर आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच बॉय, थैंक। हुसनैन हमसे पूछ रहे हैं, हुसनैन खोकर, कि फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद अप्लाई कर सकते हैं? यस बॉय, ये बेहतरीन एज है।
अप्लाई करने के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, इस एज में अप्लाई करें, क्योंकि इस एज में अप्लाई करेंगे ना, जब पार्ट 1 के बाद अप्लाई करेंगे आप। मैंने भी पार्ट 1 के बाद अप्लाई किया था पाकिस्तान आर्मी में। तो जेंटलमैन, जब पार्ट 1 के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सिलेक्शन ईजी होती है, क्योंकि हमें इस तरह का लड़का चाहिए जो कि मोल्डेबल हो, जो कि आसानी से मोल्ड हो सके, जिसको हम आसानी से मोल्ड कर सकें, राइट, जिसको हम अपने सांचे में ढाल सकें। तो ऐसा लड़का जो भी फर्स्ट ईयर के पेपर दे के फारिग हुआ होता है, सेकेंड ईयर में होता है, वो अभी बहुत ज़्यादा उसने कोई दुनिया नहीं देखी होती, वो भी ज़रा नेक इंसान होता है, अच्छा लड़का होता है। तो जेंटलमैन, ऐसा लड़का उसको मोल्ड करना इजी होता है। तो इसको हम प्रेफर करते हैं कि ऐसा लड़का होना चाहिए। आप ज़रूर अप्लाई करें, फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर अप्लाई करें, आपके पास टाइम भी काफ़ी है। अच्छा, अली पूछ रहे हैं अगेन हमसे, सर इज़ टीसीसी बेटर और पीएमए लॉन्ग कोर्स, विच वन योर ओपिनियन? यस अली, सी टीसीसी इट इज़ टेक्निकल क्रेडिट कोर्स। टीसीसी जो है ये टेक्निकल क्रेडिट कोर्स है। टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाता है, आपको इंजीनियरिंग करवाई जाती है। आपको इंजीनियरिंग जब करवाई जाती है तो आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पास एक डिग्री होती है इंजीनियरिंग की। पीएमए लॉन्ग कोर्स में आप डिफरेंट कोर्सेज कर लेते हैं, आप एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं साथ में, लेकिन आपके पास कोई इस तरह की डेडिकेटेड डिग्री नहीं होती, राइट। तो टीसीसी टेक्निकल है, टीसीसी में आपकी ऑफिस जॉब होती है, आप बाहर बॉर्डर्स पे बहुत कम जाते हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स में ज़रा आपकी ड्यूटी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, टफ होती है। अली पूछ रहे हैं हमसे, सर नेवी में एज अ सेलर के लिए एफएससी मस्ट होती है? नो नो नो, सेलर के लिए एफएससी मस्ट नहीं, सेलर के लिए बॉय मैट्रिक है, बस मैट्रिक अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यस बाबर, सप्लायर, सप्लायर फॉर मी, मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अगला जो सेशन है वो भी हम यहाँ पे लेंगे फेसबुक के ऊपर। आज का सेशन आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, मुझे भी आपका जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं फिर एक सेशन जो है वो कंडक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे ही फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगवा दूँगा, मैं बता दूँगा आपको कि किस डेट को दोबारा से लाइव सेशन होगा। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो इंटरनेट में या कोई मसला बना हो तो आप काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर भी है, तो उस चीज़ का भी मैं हल ढूंढने की कोशिश कर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अब मैं वीडियो कॉल, ये जो लाइव वीडियो कॉल है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। महफूज रहें, अपने घर में रहें, और कोरोना से बचने का वाहिद हल यही है कि आप घर पे रहें, और घर पे रहते हुए अपना ख्याल रखें, हाथ अच्छे से धोएं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा, नैन हमसे अगेन कुछ पूछ रहे हैं, बता देता हूँ। सर उनकी पॉलिसी तो ये है कि सेकेंड ईयर पर देख कर देखें। हुसनैन, फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई आप करें, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। आपकी जो ज्वाइनिंग है, जैसे ही सेकेंड ईयर के पेपर आप दे देंगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेकेंड ईयर के पेपर आपके ख़त्म, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। क्योंकि अभी देखिए आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जुलाई में सपोज आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके पेपर हो जाएंगे, नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो जैसे ही आप एफएससी के पेपर से फ्री होंगे, सेकेंड ईयर के पेपर से फ्री होंगे, तो जेंटलमैन आप सीधा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पहुंच जाएंगे। वो लड़के जो एफएससी करने के बाद ढूंढ रहे होंगे कि अब हम क्या करें, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो आप देखो यार, आप पीएमए में होगे। और जेंटलमैन याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस की बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, किंग एडवर्ड है, डेरा गाजी खान में एक यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल है, पीएमसी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट मार्क माई वर्ड्स, ये बात मैं बड़ी खुशी से आपको बता रहा हूँ कि पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ये एक ही है। तो बेहतरीन जगह है अगर आप पीएमए में सेलेक्ट होते हैं। एएसएफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल जेंटलमैन खुरम, यस इंफॉर्मेशन है जेंटलमैन एएसएफ के बारे में। एएसएफ के बारे में मैं आपको प्रॉपरली जो है वो गाइड कर दूंगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्सेस को।
जी बिल्कुल हुसनैन, आप फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप पार्ट वन के एग्ज़ाम्स दे लें। यस अली, इनोसेंट अली, आपके जो आपका जो पीएमएल लॉन्ग कोर्स का टेस्ट है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है मई के एंड तक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डेट ये है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन ये रखें कि मैंने तैयार होना है, मैंने कम्प्लीटली प्रिपेयर होना है टिल द मिड ऑफ मई। ओके सो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको अच्छी सेहत दे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, खुश रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।